हेलो एंड वेलकम बैक इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा जीआईएस और एआईएस। क्या होता है जीआईएस और क्या होता है एआईएस? दोस्तों जीआईएस मींस गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सबस्टेशंस, एआईएस मींस एयर इंसुलेटेड स्विच गियर सबस्टेशन। दोनों हमारे सबस्टेशन है, तो पहले हमें जानना होगा सबस्टेशन क्या है, तभी हम बता सकते हैं कि ये दोनों जो सबस्टेशन है इनका क्या रोल है और किसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आज की डेट में। तो सबसे पहले जानते हैं कि सबस्टेशन क्या होता है। दोस्तों पावर सिस्टम में 3 स्टेजेस होती है, मेनली जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों स्टेजेस में आपके नंबर ऑफ सबस्टेशन होते हैं। सबस्टेशन एक ऐसा स्विच गियर होता है जहाँ पे आपके नंबर ऑफ जो इक्विपमेंट्स होते हैं, असेंबली ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है कंट्रोलिंग के लिए, स्विचिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए या वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए। तो ऐसी असेंबली ऑफ इक्विपमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? सबस्टेशन बोलेंगे। तो ये सबस्टेशन आपके नंबर ऑफ सबस्टेशन दिखेंगे आपको पावर सिस्टम में। पावर सिस्टम मीन्स जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में आपको नंबर ऑफ सबस्टेशन दिखेंगे कंट्रोलिंग के लिए, स्विचिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए। इस तरह से हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं सबस्टेशन में। तो सबस्टेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पावर सिस्टम का। तो सबस्टेशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, एआईएस और जीआईएस। दोस्तों जो एआईएस होता है, एयर इंसुलेटेड स्विच गियर सबस्टेशन होता है, वो सबसे पहले यही ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, पहले यही यूज़ हुआ करता था। लेकिन एआईएस में क्या दिक्कत आती है, इसमें क्या होता है दोस्तों, एआईएस जो होता है एयर इंसुलेटेड स्विच गियर सबस्टेशन जो होता है ये ओपन में होता है। ओपन में होता है जहाँ पे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बीच का जो इंसुलेशन है वो एयर प्रोवाइड करती है। नेचुरल एयर जो हमारे एनवायरनमेंट की एयर है वही हम यूज़ करते हैं इंसुलेशन के लिए। लेकिन जो एयर है उसकी इतनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, जिस कारण जो है हमारा जो एआईएस है उसका साइज़ बढ़ जाता है। उसका साइज़ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमें फेस टू फेस और फेस टू ग्राउंड जो क्लियरेंस प्रोवाइड करनी होती है वो ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है एआईएस के केस में, क्योंकि इतनी अच्छी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी नहीं है एयर की, तो इसलिए उसका साइज़ जो बढ़ जाता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाती है सबस्टेशन की, जैसे हाई वोल्टेज के लिए हम सबस्टेशन बनाते जाएंगे तो आपका जो सबस्टेशन का जो साइज़ है वो भी बढ़ता जाएगा, जिसके कारण क्या होता है आपका जो बहुत सारा एरिया कवर हो जाता है। लेकिन फिर जापान में टेक्नोलॉजी आई जीआईएस टेक्नोलॉजी, जो कि जिसकी जो स्टडी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो स्टडी है वो स्टार्ट हुई थी 1963 में। और उन्होंने सबसे पहला जो जीआईएस बनाया वो जापान में बनाया। उसमें 84 केवी का जीआईएस बना हुआ 1968 में उन्होंने बनाया है, और फिर 550 केवी का उन्होंने 1973 में बनाया है। जीआईएस में क्या होता है दोस्तों, जीआईएस की ज़रूरत क्यों पड़ी? जापान ने ये टेक्नोलॉजी इसलिए लाई क्योंकि उन्हें चाहिए सबस्टेशन ऐसा जो कम से कम स्पेस आपका घेरे, जो कॉम्पैक्ट हो, साइज़ में कॉम्पैक्ट हो, और जो आपका काम भी वैसा ही कर पाए जो कि आपका एआईएस कर रहा है, हालांकि उसे बेटर कर पाए। तो इसलिए जीआईएस को डेवलप किया गया। जीआईएस में हम SF6 गैस यूज़ करते हैं। SF6 गैस हम इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे एआईएस में आपकी जो इंसुलेशन के लिए एयर यूज़ होती है, लेकिन SF6 गैस आपकी यूज़ होती है जीआईएस में। सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस हमने क्यों यूज़ की है दोस्तों? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसकी प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो इसके नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला तो ये है कि जो SF6 गैस होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस होती है, उसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है वो 2 से 3 टाइम्स होती है एयर के कंपेयर में। अगर एयर का सेम प्रेशर ले हम, जितना प्रेशर एयर का है, और उसी प्रेशर में अगर हम SF6 गैस प्रोवाइड करें इंसुलेशन के लिए, तो सेम प्रेशर के लिए जो एयर के प्रेशर के मुकाबले तो ये 2 से 3 टाइम्स आपकी ज़्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी, बेटर इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी SF6 गैस। और साथ में दूसरी इसकी एडवांटेज ये है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है, जिसके कारण क्या है, इसकी जो इंटरप्टिंग प्रॉपर्टी है, आर्क को इंटरप्ट करने की प्रॉपर्टी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये 100 टाइम्स ग्रेटर इसकी जो इंटरप्टिंग प्रॉपर्टी है आर्क को इंटरप्ट करने की। क्या होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का मतलब ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा अपने में। जब हम किसी हाई वोल्टेज लाइन को ओपन करते हैं, उसके कॉन्टैक्ट को ओपन करते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट के बीच का जो गैस होता है वो आयनाइज हो जाता है। जब वो आयनाइज हो जाएगा तो बीच का जो मीडियम है वो कंडक्टिव बन जाता है, जिसके कारण वहाँ पे जो आर्क बन जाती है, फ्लैश बन जाते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। वो कंडक्टिव मीडियम बन जाता है बीच में, तो उसको हमें इंटरप्ट करना होता है। तो एयर सफिशिएंट नहीं होती उसके लिए। तो अगर एयर में हम यूज़ करें सबस्टेशन तो हमें ज़्यादा क्लियरेंस देनी पड़ती है। लेकिन SF6 गैस है, ये इसकी जो इंटरप्टिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस। ये क्या करती है, जो आपके इलेक्ट्रॉन है, जो आयनाइज पड़ी हुई है जो पार्टिकल है, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन खुद ये डिकम्पोज भी हो जाती है। डिकम्पोज होती है लेकिन बाद में ये रिकम्बाइन होके फिर से वैसे की वैसी पहले जैसी गैस बन जाती है।
थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि नॉन फ्लेमेबल है। तो अगर ये नॉन फ्लेमेबल है तो इसमें आग लगने का कोई खतरा नहीं है। और ये इनर्ट है, जो आपकी कंपोनेंट है उनके साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है। इनर्ट है, नॉन टॉक्सिक है, जहरीली गैस नहीं है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ये एक ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण हम इसको ओपन में नहीं छोड़ सकते, नहीं तो ये ग्लोबल वार्मिंग कर देगी, ठीक है। तो और इसके साथ साथ ये नॉन कंडेंस्ड, ये लो टेम्परेचर पे लिक्विड में कंडेंस नहीं होती है, ज़्यादातर ये नहीं होती है। और जिसके कारण ये हमें बेनिफिट देती है कि जब लो टेम्परेचर में जो सबस्टेशन होते हैं वहाँ पे ये जो गैस हमने इंसुलेशन के लिए प्रोवाइड की होती है तो वो लिक्विड में कंडेंस नहीं होती है काफ़ी हद तक। और इसका जो है रिपीटेड साइकिल होता है। रिपीटेड साइकिल मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे आर्क को ये इंटरप्ट करती है, जो जैसे हमने कॉन्टैक्ट को ओपन किया तो वहाँ पे आर्क प्रोड्यूस हुई, उस आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए SF6 गैस रोल प्ले करती है अपना, वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर देती है, जो बीच का जो कंडक्टिव मीडियम जिसके कारण जो आयनाइज पड़े हुए हैं पार्टिकल उनको ही एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण वो बीच का इंसुलेशन प्रोवाइड हो जाता है और वो आर्क एक्सटिंग्विश हो जाती है। लेकिन इतना हाई टेम्परेचर वहाँ पे डेवलप हो जाता है कि जो गैस है वो आपकी वो डिकम्पोज हो जाती है। तो ये जो डिकम्पोज गैस है इसको फिर से, इसकी ये प्रॉपर्टी ये है कि ये फिर से रिकम्बाइन हो जाती है और फिर से पहले जैसी SF6 गैस की तरह हो जाती है और फिर से यूज़ होने लायक वैसी की वैसी ही हो जाती है। तो ये रिपीटेड साइकिल है इसका खुद का, डिकम्पोज होगी तो फिर उसके बाद रिकम्बाइन हो जाएगी, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं GIS और AIS के बीच में डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस से ही आपको पता लगेगा कि जो GIS क्यों बेटर है। आज की डेट में GIS को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। फॉरेन में, जापान में सबसे पहले यूज़ हुआ, लेकिन आज की डेट में हर कंट्रीज़ को यूज़ करिए GIS को ही। क्यों यूज़ करिए? क्योंकि एक तो इसमें जो स्पेस है वो आपका लेस लगता है, कम स्पेस लगता है, इसमें आपका स्पेस बहुत ज़्यादा लगता है। कितना कम लगता है? जितना स्पेस यहाँ पे लग रहा है, अगर 400 kV का ये सबस्टेशन है AIS वाला, तो यहाँ पे उसका 10% लगेगा। अगर 400 kV का ही मेरे को सबस्टेशन यहाँ पे बनाना है तो जितना स्पेस यहाँ पे लगा था उससे 10%, उसका 10% मेरे को यहाँ पे स्पेस लगेगा अगर मैं GIS बनाऊँ। तो दूसरा है कि बिल्डिंग के अंदर ही इनक्लोज होता है, ये ओपन में होता है, ये ओपन में होता है। इसके लिए आपको लैंड लेनी पड़ेगी, बहुत सारी लैंड को एक्वायर कर लेगा लेकिन इसको आपको बिल्डिंग के अंदर ही आराम से फिट हो जाएगा, इसको आपको बाहर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये लेस सेंसिटिव होता है टू पोल्यूशन, साल्ट, सैंड एंड स्नो। क्या है कि दोस्तों जैसे कि एनक्लोज है, टोटली एनक्लोज है बिल्डिंग कंपार्टमेंट में और गैस में फिल है, तो इसकी जो कंपोनेंट है आपके जो भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो आपके ओपन नहीं है, जिसके कारण पोल्यूशन से उनको कोई खतरा नहीं है, पोल्यूशन से वो कोरोडेड नहीं होंगे। अगर आपका पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है तो वहाँ से जो कंपोनेंट है वो कोरोडेड नहीं होंगे, उसमें कोई जंग वगैरह नहीं लगेगा। और साल्ट, सैंड से या पोल्यूशन से उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, या स्नो से, क्योंकि स्नो तो बाहर आएगी, वो तो विद इन बिल्डिंग है तो स्नो से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत बहुत है ओपन में, क्योंकि ये ओपन में AIS एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन आपका ओपन में है। जब ये ओपन में है तो वहाँ पे आपको अगर पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, सैंड है, अगर धूल मिट्टी उड़ रही है, उससे आपको दिक्कत रहेगी। कंपोनेंट की मेंटेनेंस बार बार करनी पड़ती है। और साथ में अगर ऐसा एरिया जहाँ पे स्नो भी गिरती है तो ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा फिर। और लेकिन इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है GIS की दोस्तों वो हाई होती है, इसकी इनिशियल कॉस्ट आपकी लो होती है। इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई होती है लेकिन जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होती है GIS की वो लो होती है, लेकिन इसकी जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हाई होती है। क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों GIS के अंदर आपका पूरा जो इक्विपमेंट्स है वो एनक्लोज है विद इन कंपार्टमेंट, पूरी तरह से वो एनक्लोज है। इसमें ये ओपन में है, तो ये ओपन में जितनी भी आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण जितनी भी दिक्कतें आ रही है उनको वो फेस कर रहा है AIS, तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। वहाँ पे आपको मेंटेनेंस भी रेगुलरली वहाँ पे आपको मेंटेनेंस कंटिन्यू करनी पड़ेगी, जिसके कारण उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे आपको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कम इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे काफ़ी समय तक कोई मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। इसका इंस्टॉलेशन टाइम कम होता है, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे इसका इंस्टॉलेशन टाइम कम होता है, जबकि इसका इंस्टॉलेशन टाइम आपका ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो GIS के जो भी यूनिट्स होती हैं, कंपोनेंट की यूनिट्स होती हैं, जो भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेस वेट के होते हैं एज कम्पेयर टू AIS के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका वेट कम होता है।
इनका वेट कम होता है और साथ में इनका साइज़ भी कम होता है, क्योंकि इनमें प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड की गई है SF6 गैस द्वारा, तो उनका वेट भी कम है, साइज़ भी कम है, लेकिन उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है इसके कंपेयर में। तो इसलिए इसका जो इंस्टॉलेशन टाइम है कम लगता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज़ है और जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है। और यहाँ पे आपका आर्क और फ्लैशेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि पूरे आपका ये सबस्टेशन एनक्लोज है। तो अगर जो आर्क हो रहे हैं, फ्लैशेस हो रहे हैं, लाइन को ओपन करते वक्त ब्रेकर में जब ओपन करें कॉन्टैक्ट, वहाँ पे जो आर्क या फ्लैशेस हो रहे हैं वो आपको दिख तो नहीं रहे हैं। जो भी हो रहा है SF6 गैस है वो उसको हैंडल कर रही है ईजिली, तो आपको कोई दिक्कत का सामना वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा आर्क और फ्लैशेस के केस में। लेकिन इसमें आर्क और फ्लैशेस कॉमन बात है, वहाँ पे होता रहता है, जिसके कारण यहाँ पे जान माल का खतरा भी होता है। अगर ये आर्क एंड जो फ्लैशेस वगैरह वहाँ पे अगर कोई इन्वॉल्व होगा उस टाइम पे, उसके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो और इसमें आपको मेंटेनेंस कम लगती है, इसमें आपकी रेगुलर मेंटेनेंस होती है। तो ये इसके कुछ डिफरेंस थे जिससे आप पता लगा सकते हो कि जो आपका GIS है वो है आपका बेटर, जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंटिन्यू, मतलब सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है आज की डेट में। तो आइए जानते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि इसको हर जगह यूज़ करते हैं GIS को। इसकी नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स हैं, सिर्फ इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन बाकी ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कम है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लैंड भी कम लगेगी, इसमें विद इन बिल्डिंग के अंदर ये फिट हो जाता है। लेकिन AIS के लिए आपको बिल्डिंग के अंदर इसको फिट करना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे आपको लैंड लेनी पड़ेगी और काफ़ी स्पेस में ये बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे वोल्टेज राइज होगी तो उस हिसाब से आपको जो सबस्टेशन का जो है साइज़ बढ़ता जाएगा AIS में। तो GIS को हम यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन में। जो भी आपके हाई वोल्टेज सबस्टेशन होंगे, जो 11 kV से ऊपर के होंगे, फिर वो चाहे 33 के हो, 66 kV का हो, 132 का हो, 222 kV का हो, 400 kV का हो या 765 kV का हो, वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं GIS को। ठीक है, ये हाई वोल्टेज के सबस्टेशन होता है या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के जो सबस्टेशन है वहाँ पे आप GIS को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको फिर वहाँ पे AIS यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका स्पेस ज़्यादा लगेगा। और जो अर्बन इंस्टॉलेशन होती है, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा होती है, पहली बात है वहाँ पे आपको लैंड लेना मुश्किल हो जाता है, आपको लैंड मिलती ही नहीं है, अगर मिल भी गई उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो इस समस्या से बचने के लिए आप GIS वहाँ पे यूज़ कर लो। इसके लिए आपका स्पेस भी कम लगेगा, तो बिल्डिंग के अंदर आ जाएगा, तो आपको बाहर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और दोस्तों जो आपकी जो तीसरी एप्लीकेशन है वो एनवायरनमेंट सेंसिटिव एरिया जो होते हैं, जैसे कि डेजर्ट हो गया, आर्कटिक एरिया होता है। जैसे कि डेजर्ट में आपको धूल मिट्टी रेत वगैरह बहुत ज़्यादा होगी, आर्कटिक एरिया में स्नो का सामना करना पड़ेगा आपको। वहाँ पे अगर आप AIS यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे 100 तरह की प्रॉब्लम आएगी, तो उनसे बचने के लिए GIS को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा फुली एनक्लोज होता है। GIS में आपको इतनी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा जितना कि AIS में करना पड़ेगा डेजर्ट में या आर्कटिक एरिया में। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा दोस्तों।